और आइए शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि न्यूयॉर्क में गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में 16 लोग घायल हो गए। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लगातार यूक्रेन रूस के बीच जंग चल रही है, उस दरमियान यह खबर आई। बाइडेन को इस पूरे हमले की जानकारी दी गई है और इस हमले की जानकारी के बाद बाइडेन एक्शन में आ गए। आइए आपको दिखाते हैं किस जगह ये गोलीबारी हुई है। मैप के जरिए जल्दी से अगर आप दिखाइए प्ले मैप कि कहां पर ये गोलीबारी हुई है, वो तस्वीरें ये आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं जहां पर गोलीबारी हुई। ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप देख रहे हैं। मौके पर एम्बुलेंस मौजूद है, बाकायदा अमेरिकी फोर्स वहां पर तैनात है। पूरे घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। वहां फॉरेंसिक टीम पहुंची है जो एविडेंस जुटा रही है क्योंकि हमलावर फरार हो गया है। हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नजदीक में ही स्कूल बताया जा रहा है जिस वक्त गोलीबारी हुई। आपको बताऊं अंधाधुंध फायरिंग हुई है सबवे पर। यह मैप आपके सामने आ गया, देखिए जरा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद फौरन बाइडेन हरकत में आई है, देखिए। और आप मैप के अंदर जाएंगे तो ब्रुकलिन बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में 36 स्ट्रीट स्टेशन, 36वां स्ट्रीट स्टेशन जो था, यहां पर यह फायरिंग हुई है। आइए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये फोर्सेज आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, पुलिस मौके पर मौजूद है, FBI बाकायदा इसकी जांच कर रही है। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरी तरह से हाईटेक अमेरिकन फोर्स जिसको इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह कि हमलावर फरार हो गया। अगली तस्वीर, एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा। अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, यहां बाकायदा माइक्स लगे हुए, यानी प्रेस को आकर कोई संबोधित करने वाला है। उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। संभव है क्या मेयर है वहां के जो संबोधित करेंगे, क्योंकि बाइडेन ने मेयर से बात की है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर हमलावर कौन था और FBI इस मामले की जांच कर रही है। जल्दी से देखिए किसने हमला किया। FBI जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म में था और हमलावर कुछ ऐसा ही मास्क लगाए हुए था। न्यूयॉर्क को दहलाने वाले की तलाश तेज हो गई। इस वक्त FBI शिद्दत से इस शख्स को तलाश रही है। कौन गोलियां चलाकर भागा है? गैस मास्क पहने था हमलावर। मूव करेंगे इसे। कंस्ट्रक्शन जैकेट में बाकायदा हमलावर नजर आया है, यानी जो निर्माण कार्य वहां होता है अमेरिका में, उसके लिए जो ड्रेस होती है वो पहन रखी थी गोली चलाने वाले ने। ऑरेंज कलर का जंप सूट था, यानी अमेरिका में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, निर्माण करने वाले, वो जंप सूट पहनते हैं जो पैर से लेकर पूरी बॉडी का एक ड्रेस होता है। और इसके बारे में बताऊं, ये बताया जा रहा है ऑरेंज कलर का था। करीब 5 फीट 5 इंच का हमलावर बताया जा रहा है। उसकी जो लंबाई थी, उसकी पीठ पर एक सिलेंडर भी था। तो आखिर किस साजिश के साथ आया था? हमलावर की तलाश में अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI जुट गई है। FBI ने लोगों से उसकी जानकारी मांगी है। बहुत संभव है ज्यादा वक्त तक वो छिपा नहीं रह पाएगा। इस खबर पर आगे आपको और अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर जो हम आपको, ये भारत की बात है, मैं बताएंगे, वो ये कि जिनपिंग का पुतिन प्लान यह है कि यूक्रेन में तबाही देख ली पुतिन की आपने, लेकिन अब जिनपिंग ऐसी ही तबाही की तैयारी में है। कुछ बड़ी जंग होने वाली है। बड़ी खबर उसी से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें, एक और जंग की तैयारी में है जिनपिंग। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन है। और आपको बताऊं, ताइवान ने बाकायदा इसके लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं ताइवान का युद्धाभ्यास। आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन से डरकर ताइवान ये युद्धाभ्यास कर रहा है। ये देखिए जरा, एम्बियंस के साथ अगर दिखाऊं, ये है युद्धाभ्यास। बाकायदा ये बता रहा है कि कैसे लड़ने की तैयारी कर रहा है चीन ताइवान से। मैप के जरिए आप जरा देखिए कि आखिर किन दो देशों में अब लड़ाई होगी। ये देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच जंग हो रही है। चीन और ताइवान आपको दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। ये चीन और ताइवान के बीच अगली जंग संभव है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चीनी लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, एम्बियंस के साथ सुनाइए, ये चीनी विमान है जो बाकायदा घुसे हैं ताइवान के एयर स्पेस में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जंग की तैयारी में चीन तो है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए ताइवान ने भी तैयारी कर ली। चीनी फाइटर के ताइवान में घुसपैठ के बाद
ताइवान फिलहाल अलर्ट पर है। आपको बताऊं, ताइवान की सेना ने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान के फाइटर जेट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। फाइटर जेट का विजुअल अगर आप चलाइए, क्योंकि चीन की वायुसेना ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ घुसपैठ की। इस बार अप्रैल के बीते 12 दिनों में 9 बार ताइवान की सीमा में प्रवेश किया। चीन के 2 लड़ाकू और 2 बमवर्षक विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में एंट्री की। मार्च में भी चीन के 13 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की, जिसे ताइवानी वायुसेना ने चेतावनी देकर खदेड़ दिया था। हवा के साथ जमीन पर भी चीनी सैनिक ने जंग शुरू कर दी है, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इसकी तैयारी चीनी सैनिक ताइवानी बंकरों को उड़ाने का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आग के शोलों से बंकर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जवानों के निशाने लगाते ही आग का गोला सीधे बंकर पर जाकर लगता है और फिर बंकर पल भर में नेस्तोनाबूद हो जाता है। चीनी सैनिकों की यह तैयारी ताइवान के खिलाफ बड़ी जंग की है। आपको बताऊं, चीनी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और जवानों ने हर मुश्किल हालात में दुश्मन के दांत खट्टे करने के तरीकों का अभ्यास किया है। अचानक से दुश्मन पर धावा बोलकर उसके प्लान पर पानी फेरने का भी अभ्यास कर रही है चीनी सेना। इस तस्वीर में चीनी सैनिक ताइवान के जवानों से आमने सामने की लड़ाई के लिए मुकाबले की रिहर्सल कर रहे हैं। आपको बताऊं, चीन को जवाब देने के लिए ताइवान की नेवी ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। यह तस्वीरें आज की मैं आपको दिखा रहा हूं ईस्टर्न थिएटर में। ताइवान की नेवी के सैनिकों ने युद्ध अभ्यास किया, क्योंकि चीन की नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में शामिल है। चीन से समंदर में लोहा लेने के लिए ताइवान तैयारी में जुट गया है। लेकिन सवाल यह है कि चीन की बेहद मजबूत सेना के सामने ताइवान कैसे टिकेगा। आपको बताऊं, चीन का रक्षा बजट 230 अरब डॉलर है। चीन का रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रक्षा बजट है चीन का। वहीं ताइवान का रक्षा बजट 17 बिलियन डॉलर है। चीन का बजट ताइवान से 13 गुना ज्यादा है। तो सवाल यह है कि आखिर कब और कैसे टिकेगा, कितने दिन टिकेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि चीन ने 500 किलो बम गिरा दिया है। जी हां, बड़ी खबर इस बीच यह है, चीन भी तैयारी में जुट गया है। चीन ने 500 किलो बम गिरा दिया है। युद्ध अभ्यास के दौरान यह बम का इस्तेमाल किया और बड़े हमले की तैयारी में है चीन। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, तो चीन ने 500 किलो बम गिराया है। लेकिन सोचिए जरा, हर जंग में अमेरिका का नाम क्यों आता है? हर जंग में अमेरिका का रोल क्यों सामने आता है, यूक्रेन की तरह? आइए बताता हूं कि अगर ताइवान में जंग शुरू हुई तो उसमें भी बाइडेन का रोल, अमेरिका का रोल होगा। देखिए जरा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, वजह देखिए। वजह यह है, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन। चीन कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है। ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान खुद को, इसको मूव करेंगे, खुद को आजाद देश मानता है। दूसरे विश्व युद्ध के बीच बात चीन से अलग हुआ था दरअसल ताइवान, और 13 देशों ने ताइवान को संप्रभु देश की मान्यता दी है। ताइवान की अपनी सरकार और अपना संविधान है और दक्षिण पूर्वी चीन के तट से 100 मील दूर है। दुनिया के आधे चिप का उत्पादन ताइवान में होता है। ताइवान का चिप उद्योग 100 अरब डॉलर का है। आपको बताऊं, ताइवान पर कब्जे से चिप उद्योग चीन के पास चला जाएगा और अमेरिका के लिहाज से भी ताइवान बेहद अहम है। ताइवान पर चीनी कब्जे से इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा किसको है? अमेरिका को है। गुआम हवाई द्वीपों पर सैन्य ठिकानों को खतरा है और मूव करेंगे इसे। अमेरिका का रोल दरअसल इस तरह की जंगों में पहले भी रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अमेरिका इस तरह की मदद पहले भी करता रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये अब्राम टैंक है। अमेरिका ताइवान को ये टैंक दे रहा है। ऐसे ही मदद यूक्रेन को करने की बात कर रहा था। ये अब्राम टैंक है, 1008 अब्राम टैंक ये ताइवान को देने वाला है अमेरिका। किसको उकसा रहा है? चीन को। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम भी ताइवान को देने जा रहा है। इसके बारे में बताऊं, ये एंटी एयरक्राफ्ट है और डिटेक्ट करता है, टारगेट करता है और बाकायदा ट्रैक करके बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को गिरा देता है। लेकिन देखिए, चीन के आगे कितने वक्त तक टिकेगा आखिर ताइवान। चीन दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज है मिसाइल। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों से ले जाने में सक्षम है और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता से लैस है। इन्हें अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसके साथ ही चीन के पास H-20 स्टील्थ बॉम्बर है।
जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। चीन के पास DF-41 मिसाइल भी है। 2019 में चीन ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। यह चौथे जनरेशन की मिसाइल है जो बेहद घातक है। भारत की तरह ही चीन के पास S-400 डिफेंस सिस्टम भी है और इसी वजह से चीन के सामने ताइवान कहीं नहीं टिकता। जैसे यूक्रेन और रूस की सेना की तुलना बेमानी है, उसी तरह चीन और ताइवान की सेना की तुलना भी बेमानी है। जरा देखिए, दोनों एक दूसरे के सामने कहां ठहरते हैं। चीन के पास 5000 से ज्यादा टैंक हैं, ताइवान के पास सिर्फ 1110 टैंक हैं। मूव करेंगे इसे, मूव। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एयरक्राफ्ट देखिए, चीन के पास 3285 एयरक्राफ्ट है, ताइवान के पास 740 एयरक्राफ्ट है। फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के पास 1200 है, ताइवान के पास 288 एयरक्राफ्ट है। सैनिकों की तुलना देखिए, चीन के पास 20 लाख और ताइवान के पास 2 लाख भी नहीं, 1,70,000 सैनिक है। हेलीकॉप्टर देखिए, चीन के पास 912, ताइवान के पास सिर्फ 208 हेलीकॉप्टर हैं। यानी ताइवान चीन के आगे कहीं नहीं ठहरेगा। सबसे बड़ी बात यह, आइए मैं आप आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे मोदी के आगे बाइडेन फेल हो गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मोदी ने ऐसा क्या किया। कल तस्वीरें दिखाई थी मोदी और बाइडेन की मुलाकात की। ऐसा क्या हुआ कि मोदी के आगे बाइडेन हिट विकेट हो गए। देखिए जरा मैं क्या दिखाने जा रहा हूं। भारत ने बहुत करारा जवाब दिया है अमेरिका को, जिसका इल्म नहीं था। भारत ने एक ही झटके में अमेरिका का भ्रम दूर कर दिया और अमेरिका को उसकी हैसियत का एहसास करा दिया। भारत ने अमेरिका को दो टूक संदेश दिया कि भारत के हित में क्या अच्छा है और क्या खराब, यह भारत ही तय करेगा। मतलब अमेरिका दुनिया का चौधरी ना बने, और अगर बने भी तो भारत को किसी तरह की नसीहत ना दे। दरअसल पिछले दिनों अमेरिका ने अति कर रखी थी। पहले तो बाइडेन ने भारत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत रूस को लेकर यह तय नहीं कर पा रहा कि उसे करना क्या है। लेकिन आपको बताऊं कि कैसे अब भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका ने कहा था भारत रूस पर पाबंदी का ख्याल रखे। अमेरिका ने कहा भारत रूस से तेल आयात ना करे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा भारत रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम कर दे। और लेकिन अब अमेरिका ने क्या जवाब, भारत ने क्या जवाब दिया अमेरिका को। भारत को क्या करना है यह भारत जानता है। भारत ने कहा हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों का ख्याल रखना है, हमें पता है, लेकिन जितना हम आयात करते हैं उससे ज्यादा यूरोप करता है। यानी पहले आप यूरोप को समझाएं, हमें ज्ञान न दें। आइए अब आपको सुनवाता हूं एस जयशंकर ने किस लहजे में बिल्कुल सटीक बात की है, ध्यान से सुनिए। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. तो जयशंकर ने बड़ी बात की कि जितना तेल भारत एक महीने में खरीदता है उतना तेल यूरोप आधे दिन में खरीद लेता है। लेकिन ये तेल के खेल के पीछे वजह क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, इसके पीछे एक बड़ी वजह छिपी हुई है। वजह कुछ ये है, दरअसल रूस से, ये देखिए आपके सामने आ गया, रूस तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। हर दिन 50 लाख बैरल तेल निर्यात करता है। 50 लाख बैरल, आधे से ज्यादा यूरोपीय देशों को जाता है। सोचिए, सबसे ज्यादा तेल बाइडेन के दोस्त खरीद रहे हैं। ब्रिटेन 8% तेल रूस से खरीदता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका 3% तेल रूस से मंगाता है और भारत को ज्ञान दे रहे हैं ये देश। और इतना ही नहीं, जरा मैप के जरिए देखिए रूस से यूरोप के देश कितना तेल खरीदते हैं। यही जवाब आज एस जयशंकर ने कल दिया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, रूस से ये देश है जो तेल खरीदते हैं। फिनलैंड, एस्टोनिया, नॉर्वे, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्लोवाकिया, हंगरी, स्पेन और तुर्की, ये देश तेल खरीदते हैं। इनसे नहीं कहा जा रहा बाइडेन को कुछ, भारत को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, एक और जवाब दिया भारत ने। भारत यही नहीं रुका, तेल पर भी हिसाब बराबर करके आया है और चीन पर भी हिसाब बराबर कर दिया। रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका ने भारत को दबाव में लाने के लिए सारे पैतरे आजमाए, हर तरह का दबाव डाला, लेकिन उसकी पैतरेबाजी काम नहीं आई।
राष्ट्रपति बाइडेन के डिप्टी सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह पिछले दिनों भारत आए और भारत आकर भारत को ही गीदड़ भभकी दे रहे थे। दिलीप सिंह ने कहा था कि भारत जैसे देश को अंजाम भुगतना होगा, यानी जो देश अमेरिका के साथ नहीं है उन्हें सीधी धमकी दी थी। और यह भी कहा गया कि चीन कोई हरकत करता है तो रूस भारत की मदद नहीं करेगा, मतलब चीन से भारत को अमेरिका ही बचाएगा। लेकिन देखिए भारत ने क्या जवाब दिया है, भारत ने क्या जवाब दिया है यह आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पहले कहा था अमेरिका को भारत का जवाब, दुनिया के देश पाबंदी का पालन करें। अमेरिका कह रहा था भारत को भी आयात रोक देना चाहिए, यह कह रहा था। जो देश आयात करेगा वो अंजाम भुगतेगा, यह कहना था अमेरिका का। और बड़ी बात थी, चीन से जब परेशानी होगी, चीन से टकराव होगा तो रूस बचाने नहीं आएगा, यह कह रहा था अमेरिका। और अब देखिए कैसे भाषा बदल गई। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यह कहा गया। अमेरिका को भारत का जवाब, भारत को चीन से खतरा है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा है और इसके अलावा चीन हरकत करेगा तो अमेरिका साथ देगा, यह कहना है अब लॉर्ड ऑस्टिन का। भारत अपने रुख पर कायम है। हिंदुस्तान ने कहा, इसे मूव करेंगे फास्टर प्लीज। भारत रूस यूक्रेन पर तटस्थ भूमिका में है और अमेरिका दबाव को भारत से दरकिनार कर दिया गया है। रूस के खिलाफ न भरोसा, न भारत बोलेगा न पाबंदी लगाएगा, यह भारत का रुख है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और पुतिन के टारगेट का जिक्र करते हैं। पुतिन के टारगेट 2, पुतिन का एक टारगेट यूक्रेन आपने देख लिया, 2 टारगेट है उनका जिक्र करने वाले। पुतिन का अगला निशाना कौन सा है, मैप के जरा जरिए देखिए। पुतिन ने यूक्रेन तबाह कर लिया, अब 2 अगले टारगेट कौन है और क्यों है, मैप आपके सामने देखिए जरा। यूक्रेन पर निशाना साधने के बाद अब स्वीडन और फिनलैंड और इसकी सीमाएं रूस से मिलती हुई है, यह है पुतिन का अगला निशाना। तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं जेलेंस्की और नाटो की तस्वीरें दिखाऊंगा। और आपको बताऊं जेलेंस्की नाटो में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद तबाही हाथ लगी। 40-60 के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब उसी तरफ स्वीडन और फिनलैंड बढ़ रहे हैं। एक तरफ नाटो की नजदीकियों के कारण यूक्रेन तबाह हो गया, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खुशहाल देश स्वीडन भी अपनी खुशियों को दांव पर लगाने पर तुला। ये स्वीडन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत जगह है। स्वीडन के बारे में आपको बताऊं, मानव विकास की लिस्ट में टॉप पर है, सबसे खुशहाल देशों में इसकी गिनती होती है। स्वीडन ने रक्षा से ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अहमियत दी है। लेकिन नाटो में शामिल होने का उतावलापन स्वीडन को यूक्रेन बना सकता है। यही हाल फिनलैंड का है। फिनलैंड 700 सालों तक स्वीडन का हिस्सा रहा, लेकिन सोवियत के साथ फिनलैंड की दुश्मनी ने दोनों देशों को अलग कर दिया। साल 1917 में सोवियत संघ से आजादी के बाद से फिनलैंड और स्वीडन की नीतियां काफी एक जैसी रही। दोनों ही देश 1995 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए। स्वीडन और फिनलैंड युद्ध से ज्यादा शांति और तरक्की को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, इनकी नीतियों में बदलाव साफ दिख रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन के राष्ट्राध्यक्ष नाटो के चीफ से मिले और दोनों ही रूस से अपनी सुरक्षा के नाम पर नाटो में शामिल होना चाहते हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का मानना है कि रूस अब वैसा पड़ोसी नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, और यही वजह है कि अब तक तटस्थ रहे फिनलैंड स्वीडन की नजदीकियां नाटो से बढ़ रही हैं। आपको बताऊं होने क्या वाला है, जून में मैड्रिड में होना है एक नाटो का सम्मेलन। नाटो के साथ स्वीडन फिनलैंड की बैठक होगी। नाटो का फिनलैंड स्वीडन को न्योता है कि जैसे यूक्रेन को न्योता दिया था, आइए हम आपको शामिल कर लेते हैं, ऐसे ही लॉलीपॉप अभी स्वीडन और फिनलैंड को दे रखा है। राजी अगर हो गए तो जल्द सदस्यता यानी मेंबरशिप देने का वादा है। मई तक नाटो पर फैसला ले लेगा फिनलैंड। स्वीडन भी नीतियों को बदलने के लिए तैयार है। आक्रामक रूस के कारण नीति में बदलाव हुआ है। यूक्रेन का हाल देखकर सुरक्षा का भाव जगा है। दोनों देशों में मीडिया ने बाकायदा सर्वे कराया है। स्वीडन में 51% लोग नाटो के पक्ष में और फिनलैंड में 53% लोग नाटो के पक्ष में हैं। नाटो देश पुतिन को चक्रव्यूह में दरअसल घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का इरादा भी साफ है। पुतिन किसी भी कीमत पर नाटो को रूस की सीमा से दूर रखना चाहते हैं। फिनलैंड की करीब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से सटी और इसलिए नाटो से फिनलैंड की करीबी पुतिन को चिढ़ रही।
यूक्रेन की तबाही की वजह भी यही है। पुतिन हर उस पड़ोसी मुल्क को बर्बाद कर देंगे जो नाटो के साथ नजदीकियां बढ़ाएगा। आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे फिनलैंड के पास क्या ताकत है, यह बताऊं। उससे पहले आपको बताऊं कि नाटो देशों में अगर शामिल हुआ फिनलैंड और स्वीडन, तो क्रेमलिन यानी रूस और पुतिन बिल्कुल साफ कर चुके हैं, बख्शेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं देखिए जरा। पुतिन का कहना है फिनलैंड स्वीडन को सीधी सीधी पुतिन की धमकी है। धमकी यह है कि नाटो सदस्य बने तो अंजाम भुगतना होगा। सैन्य राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने की भी धमकी दे दी है। और नाटो टकराव की बड़ी वजह फिर बन रहा है। देखिए यूरोप में अस्थिरता का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिनलैंड सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ा दी है रूस ने। आपको बताऊं फिनलैंड सीमा पर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया गया है। यह धमकी के बाद कि क्या फिनलैंड पुतिन से लड़ पाएगा, क्या स्वीडन पुतिन के सामने कहीं खड़ा हो पाएगा। देखिए जरा, यह है फिनलैंड की सेना। लेकिन आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कितने मिनट, कितने वक्त तक पुतिन के आगे ये टिक पाएंगे, क्योंकि पुतिन को डर है कि जो नाटो में जाएगा वो उनके देश के लिए असुरक्षा बन जाएगी। रूस फिनलैंड सीमा पर भारी भरकम हथियार तैनात कर रहा है। फिनलैंड ने भी रूसी धमकियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड ने सेना को मजबूत करने के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। अगले 4 साल में फिनलैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए $2.2 अरब खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इन पैसों से फिनलैंड आधुनिक हथियार खरीदने वाला है। वहीं बात अगर स्वीडन की करें तो रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए स्वीडन भी अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के हमले के बाद से ही स्वीडन अपनी सुरक्षा को लेकर सजग है और लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। और अब जीडीपी का 2% हिस्सा स्वीडन रक्षा पर खर्च करने वाला है। आइए आपको बताऊं कि किसमें कितना दम है, कितने वक्त तक टिकेगा स्वीडन के सामने रूस और फिनलैंड के सामने कितने वक्त तक टिकेंगे। देखिए जरा, यह आपके सामने आ गया। सबसे पहले आप स्वीडन देख रहे हैं, स्वीडन के बाद फिनलैंड की ताकत और फिनलैंड के बाद रूस। स्वीडन के पास जवान देखिए कितने, कहां टिक रहा, 38,000। फिनलैंड के पास 9,37,000 और रूस के पास 13.5 लाख से ज्यादा। मूव करेंगे इसे। अगला देखिए जरा, फाइटर के मामले में स्वीडन के पास 204 हैं, फिनलैंड के पास 192 और रूस के पास देखिए जरा 4,173। इसके अलावा देखिए टैंक्स, देखिए स्वीडन के पास 121, फिनलैंड सिर्फ 200 और रूस 12,420। दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। स्वीडन के पास आप देखिए पनडुब्बी 5 है और फिनलैंड के पास एक भी नहीं, रूस के पास 70 इस तरह की सबमरीन्स हैं। अब आप समझ सकते हैं रूस के आगे कहां टिकते हैं ये बाकी देश। लेकिन पुतिन पूरी तरह से एक्शन में। पुतिन आज अपने पड़ोसी बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेंको से मिले। लुकाशेंको से उनकी मुलाकात हुई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लुकाशेंको से मुलाकात की पुतिन की तस्वीरें। उसके बाद बाकायदा एक खास मौका था जिसपे दोनों की मुलाकात हुई। ये तानाशाह है बेलारूस के। आपको बताऊं बड़ी खबर ये है, यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। जी हां, यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए विजुअल के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, मूव करिए इसे। ये आप देख रहे हैं यहां हमला हुआ है। ये हमले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस जगह। ये देखिए सब कुछ अस्त व्यस्त आप जो देख रहे हैं ये हमले की तस्वीर है। और इस तरह का हमला मारियोपोल में लगातार हो रहा है। वहां तबाही की तस्वीरें जो आ रही हैं वो हिला देने वाली हैं। यूक्रेन पिछले 48 दिनों से जंग की आग में जल रहा है, लेकिन आज भी रूस का हमला लगातार जारी है। फिनलैंड और स्वीडन को मारियोपोल शहर की इन तस्वीरों को देखना चाहिए। खंडर जैसी दिख रही है ये इमारत। हमले से पहले एक ड्रामा थिएटर हुआ करती थी, लेकिन रूस के हमले के बाद अब यह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और बताया यह जा रहा है कि इस ड्रामा थिएटर में यूक्रेनी नागरिक छिपे हुए थे। रूस के हमले के बाद यहां कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो सोचिए एक हंसता खेलता फिनलैंड और स्वीडन कैसे तबाह हो सकता है। 10,000 नागरिकों की मौत हुई है मारियोपोल में, ये मेयर दावा कर रहे हैं। अब तक कुल 20,000 लोगों की मौत हुई। कुछ इस तरह के भी आंकड़े आ रहे हैं। मेयर वादिम वोयचेंको ने यह दावा किया है। मारियोपोल में 1,20,000 लोग फंसे हुए हैं। 90% इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। करीब 70% इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। 900 शिक्षण संस्थान
अस्पताल बर्बाद हो गए। अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने आज मारियोपोल पर वैक्यूम बम से भी धमाका किया है। इस धमाके के बाद चारों ओर काला गहरा धुआं फैल गया और इस धमाके के बाद मारियोपोल में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है। आपको बताऊं, पहले से इस बम के बारे में, वैक्यूम बम के बारे में बताऊं, पहले से निर्धारित लक्ष्य को यह हिट करता है। हवा से ऑक्सीजन लेकर ब्लास्ट और विस्फोटक बड़े इलाके में फैलता है। बम इंसान के फेफड़ों से हवा सोखता है। विस्फोट में इंसान के फेफड़े फट जाते हैं, इंसान के शरीर को भाप बना देती है। तबाही परमाणु बम जैसी होती है। यह होता है वैक्यूम बम। पुतिन ने बाकायदा इस जंग को लेकर भी कहा। पुतिन आज सामने आए पहली बार और लंबे वक्त के बाद पुतिन ने कुछ कहा। क्या कहा, देखिए जरा। पुतिन दरअसल पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे। 12 अप्रैल रूस के लिए विक्ट्री डे है, पुतिन ने कहा। यूरी गैगरिन अंतरिक्ष पहुंचे थे दरअसल इस दिन, और 12 अप्रैल को फिर से खास बनाया है। हमेशा जीत का जश्न रूस बनाएगा, ये पुतिन कह रहे हैं। रूस कभी किसी के आगे झुकेगा नहीं, हमें कोई अलग थलग नहीं कर सकता, ये पुतिन ने कहा। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन पूरा करेंगे और यूक्रेन ने मिन्स्क समझौते को तोड़ा है, पुतिन ने कहा। डोनबास में यूक्रेनी नरसंहार बर्दाश्त नहीं, हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था। यूक्रेन में जो किया वो बिल्कुल सही था। पुतिन अभी भी मानते हैं जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। बाबा का जलवा बरकरार है। जी हां, योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 90% से ज्यादा सीटें, मोर देन 90% सीटें योगी आदित्यनाथ ने जीत ली है। यह सबसे बड़ी जीत। अगली तस्वीर जरा दिखाऊं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा जश्न और उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें बीजेपी के जश्न की हैं। आपको बताऊं योगी का यह धमाका कैसा हुआ, यह आपको बताने जा रहा हूं। कितनी सीटें बीजेपी ने जीती, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं वो आपको बताता हूं। देखिए जरा, एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव यानी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। विधान परिषद में बीजेपी को अब पूर्ण बहुमत हो गया है। जी हां, 40 साल बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला है विधान परिषद में। अब बीजेपी उसमें शामिल है। विधान परिषद में बीजेपी के 67 सदस्य हो गए। बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा कर लिया, यानी 36 पर चुनाव हुआ, 33 बीजेपी ने जीती हैं। केवल 3 सीटों पर दूसरे उम्मीदवार जीत पाए हैं, सिर्फ 3 सीटों पर। तीनों गैर बीजेपी उम्मीदवार निर्दलीय थे। सोचिए जरा, न अखिलेश, न माया, न प्रियंका, सबका सुपड़ा साफ। अखिलेश की पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। खबर यह है कांग्रेस बीएसपी का कोई अता पता नहीं है विधान परिषद में जीत के साथ ही। लेकिन देखिए जरा, आपको बताता हूं योगी का जलवा आखिर कैसे कायम है। कौन कौन से और निर्दलीय हैं जो जीते हैं, क्योंकि विपक्ष गायब नजर आया। सोचिए, लोग विपक्ष के मुकाबले निर्दलीयों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। यूपी की राजनीति में बीजेपी की आंधी चल रही है। विधानसभा में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब बीजेपी ने विधान परिषद में भी अपना परचम लहरा दिया। विधान परिषद चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एक लौती ऐसी पार्टी रही जिसने जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाया। जो जीता वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। आपको बताऊं, वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल की है। इसके अलावा जबकि आजमगढ़ से विक्रांत सिंह रीशू निर्दलीय के तौर पर जीते हैं। विक्रांत सिंह रीशू पहले बीएसपी में थे, जिसके बाद वो बीजेपी में आए, लेकिन निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। रीशू के पिता यशवंत सिंह बीजेपी से एमएलसी थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रतापगढ़ में एक बार फिर राजा भैया का जलवा कायम हुआ है। राजा भैया के भाई, तस्वीरें दिखाइए जरा राजा भैया की। राजा भैया के भाई और निर्दलीय उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है। अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार एमएलसी बने हैं और उन पर कई गंभीर आरोप लगते रहे। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि जो समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले खुद को सत्ताधारी दल समझ बैठी थी और जिसके नेता शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे, उस पार्टी का विधान परिषद चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया। अखिलेश यादव अपना एक भी उम्मीदवार नहीं जिता पाए। जहां तक कांग्रेस की बात है,
विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगता है प्रियंका वाड्रा ने फिलहाल आराम का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका वाड्रा को इस कदर झटका लगा कि उन्होंने इस चुनाव से खुद को दूर कर लिया और एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। मायावती ने भी विधान परिषद चुनाव से कन्नी काट ली। दरअसल इन दलों को इस बात का एहसास पहले से हो गया था कि योगी की आंधी में टिकना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने खुद को किनारे रखना ठीक समझा। और योगी आदित्यनाथ ने इस प्रचंड जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद ट्वीट किया। क्या लिखा योगी आदित्यनाथ ने, ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूं। योगी ने लिखा, आज उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है, योगी ने ट्वीट किया। लेकिन आइए अब आपको विधान परिषद की तस्वीर दिखाते हैं। विधानसभा में तो बड़ी जीत आप देख चुके, लेकिन विधान परिषद की शक्ल अब क्या होने वाली है वो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है विधान परिषद, और विधान परिषद का सूरत हाल यह होगा। विधान परिषद में कुल सीटें हैं 100 और पूर्ण बहुमत किसके पास होगा? जिसके पास हो 51 सीटें, 51 सीट्स। ग्राफिक्स में पढ़ लूं से 67 सीट बीजेपी के पास है, सपा के पास 17 सीटें, बसपा के पास 4 और कांग्रेस के पास 1। बीजेपी के पास 51 पूर्ण बहुमत और बीजेपी के पास 67, यानी पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं। इसके अलावा अगली सीट देखिए आगे किसके पास? अपना दल के पास 1, निषाद पार्टी के पास 1 और अन्य के पास 7 हैं, रिक्त में 2 हैं। अन्य के पास जो 7 हैं, ये जो 3 निर्दलीय जीते हैं जिसमें न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है, वो निर्दलीय शामिल हैं। ये जो विधान परिषद की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत अब विधान परिषद में आ गया है। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जीत की जरा अगर तस्वीरें दिखाइए कि कैसे जीत का जश्न मना है बीजेपी की जीत के बाद, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी की यह जीत ये बताती है कि पहले 2022 के जो नतीजे आए विधानसभा के, ये देखिए तस्वीरें जीत की आप देख रहे हैं। विधानसभा के जो नतीजे आए वो नतीजों ने बताया 2024 का रास्ता साफ है, लेकिन ये देखिए विधान परिषद के जो नतीजे आ रहे हैं ये बता रहा है कि 2024 के लिए भी बीजेपी को यूपी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। Mr. President, will you talk to Russia after Bucha? The Russian foreign minister says you're not serious about the negotiations. He said the Bucha massacre, what you're saying, is aimed to spoil or torpedo